लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी गैस इलेक्ट्रोड की, कुछ बात करी थी, और इस क्लास में हम लोग सेल पोटेंशियल, कंसंट्रेशन सेल और गैस इलेक्ट्रोड की बात करी थी। इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात करें, लेकिन अब स्पेशली कोई हेडिंग नहीं डालेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने एक हेडिंग आपको डलवाई थी। हमने बोला था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास Fe2 प्लस, ये X वोल्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया जाए। Fe3 प्लस है, ये Y वोल्ट है, और ये Fe2 प्लस Fe3 प्लस है, ये Z वोल्ट है। ठीक है, और आपको बोला जाएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आपने ध्यान से इसको अगर आप देखिए कि Fe2 प्लस में चेंज हो रहा है, यहाँ Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है, इसमें Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है। आपके पास 3 रिएक्शन आ रही है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे जैसे करते जाऊँ वैसे वैसे करते जाइएगा। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड Fe2 प्लस Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपको इन तीनों में रिलेशन बताना है, तो आप ये सोचेंगे कि इन तीनों रिएक्शन में आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर आप देखें कि इस वाले रिएक्शन को पलट दें, इस वाले रिएक्शन को अगर हम पलट दें और पलटने के बाद इन दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम कर दें Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe और Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको मिलेगा Fe2 प्लस Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मिल जाएगा। थर्ड वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, इसका E है X, अच्छा नहीं सॉरी, इसका E है -X। क्यों? क्योंकि आपने इसको रिवर्स कर दिया है। इसका E है Y, अच्छा तो इसका E क्या होगा, इसका E होगा जो Z हमने बोला है, वो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू हमारे हिसाब से हो जाएगी Y माइनस X, ये हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। अभी आप नहीं जानते तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट ऐसे जोड़ के ये नहीं निकाला जाता है, मतलब किसी और रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपस में जोड़ के थर्ड रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जाता है। तो फिर कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए फिर एक यूज होता है डेल्टा जी का।
किसका यूज होता है, डेल्टा जी का। चलिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब रॉन्ग हो गया तो इसको हटा देते हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे, रॉन्ग लिखेंगे, रॉन्ग मेथड भी लिखेंगे। आपकी कॉपी में रॉन्ग मेथड लिखा होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। अब हमने इसको मिटा दिया, हमने इसको भी मिटा दिया, हमने इसको भी मिटा दिया, ठीक है। हमने इन सबको मिटा दिया, हमने इसको भी मिटा दिया, थोड़ा सा पास ला दिया ऐसे। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जी पहली रिएक्शन है, तो डेल्टा जी 1 ये क्या है, -2f x है, -2f x क्या है, NFE सेल होता है ना, तो -2f x हो गया। डेल्टा जी 2 क्या हो गया, अब दोबारा लिखना पड़ेगा आपको ये सब, ये फिर से लिखो, वहाँ रॉन्ग मेथड, उसके बाद ख़त्म, फिर ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, -3f y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, -1f z हुआ, -1f z हुआ, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आपने यहां पर क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो डेल्टा जी 1 जो हुआ, जो रिएक्शन रिवर्स कर दिया, तो हो गया 2fx, मैं रिवर्स किया तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे डेल्टा जी 2 क्या हो गया, अच्छा डेल्टा जी 1 डैश बना लेते हैं इसको, -3fy हो गया। यहाँ पे डेल्टा जी नेट, डेल्टा जी 1 डैश प्लस डेल्टा जी 2, ये आया। डेल्टा जी 1 नेट, डेल्टा जी नेट क्या आ गया, डेल्टा जी 1 डैश प्लस डेल्टा जी 2। डेल्टा जी नेट क्या है, डेल्टा जी 3 के बराबर है भाई, वही रिएक्शन है, देख लीजिए। तो वो क्या होगा, -1f z है, तो -f z इज इक्वल टू 1 लिखो चाहे ना लिखो, 2fx -3fy, ठीक है। सब जगह से f हटा दो, ये आ गया -z इज इक्वल टू 2x -3y, तो z इज इक्वल टू क्या आया, 3y -2x, ये आपका क्या आया, करेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शनों को ऐड करके नया ई सेल निकालना हो तो कभी भी ई सेल को डायरेक्ट या ई नॉट या जो भी रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, उनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना है या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उनसे क्या करना है, पहले डेल्टा जी निकालना है और डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है, थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे दें आपको, जो क्वेश्चन देंगे आपको वो हाइपोथेटिकल वैल्यू में दूंगा, मतलब मैं ऐसी वैल्यू दूंगा कि जिससे कि आपको, चलिए ठीक है मैं क्वेश्चन देता हूँ पहले। चलिए क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, द A2 plus A is equal to 0.5 volt. E
ए प्लस ए इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। ठीक है, फाइंड ई ए प्लस 2 प्लस ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मतलब क्वेश्चन में आपको एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट लेकर कुछ वैल्यू दे दी गई है। मैंने इसीलिए बोला कि मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू दूंगा, क्योंकि मेरे नोट्स में क्या है कि इस पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम लोग को समझ में कैसे आएगा। एक क्वेश्चन तो मैंने कराया, लेकिन एक क्वेश्चन और जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि असाइनमेंट में तो क्वेश्चन आएगा इसका। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन आएगा तो करना भी पड़ेगा आपको। तो चलिए, तो A2 प्लस से A जा रहा है। अब आपको हर रिएक्शन को ध्यान से सोचना है, ध्यान से सोचना है कि क्या रिएक्शन है और क्या लाना है। देखिए, गिवन क्या है आपको? गिवन है A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर A बना रहा है, और यहाँ पर डेल्टा G1 की वैल्यू क्या दी है भाई? माइनस NaCl होता है। तो ये माइनस, ये जो रिएक्शन दिया है उसी रिएक्शन को आप लिखते हैं, उसी जो रिएक्शन दिया है उसी रिएक्शन को आप लिखेंगे, और ये फर्स्ट रिएक्शन है आपका। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? -2F, और ये कितना? इंटू 0.5 डेल्टा G1। अब क्या है? A प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेकर A में चेंज हो रहा है। डेल्टा G2 दिया हुआ है आपको, -1 इंटू F इंटू 0.2, E जो होगा वो 0.2 है। अच्छा, थर्ड जो है वो क्या है? A प्लस से A2 प्लस बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो पता करना पड़ेगा ना आपको कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन होगा। भाई इधर प्लस कम है, इधर प्लस ज़्यादा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, डेल्टा G3 आपको क्या करना है? -1 इंटू 1F इंटू एक्स। यही एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, ये एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले दूसरे रिएक्शन का ऐसा क्या करे कि तीसरा रिएक्शन हमको मिल जाए। पहले दूसरे रिएक्शन में ऐसा क्या करें कि तीसरा रिएक्शन हमको मिल जाए। तो हमको फर्स्ट वाले को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। फर्स्ट वाले को रिवर्स करेंगे तो A2 प्लस इधर जाएगा, हमको तो ये प्रोडक्ट में चाहिए। और ये रिएक्टेंट, देखिए ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो हमको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो हमको इस तरफ लाना है। ठीक है, तो हमने इसको पलट दिया। जब हमने इसको पलटा तो G1 क्या हो गया? G1 डैश बन गया, और G1 डैश की वैल्यू क्या होगी? माइनस की जगह पर क्या आ गया? प्लस। ठीक है, तो अब जो हमने किया वो हमारा आ गया A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर डेल्टा G1 डैश इज इक्वल टू 2F इंटू 0.5। ठीक है, 2F इंटू 0.5, वैसे तो 1F हो जाएगा वो, लेकिन अभी हम ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, A प्लस, ये वाला रिएक्शन A प्लस इलेक्ट्रॉन A डेल्टा G2, ये कितना दिया हुआ है? -1F12। अब इन दोनों को देखा आपने कि इन दोनों को जोड़ के आया आपका A प्लस
गिव्स A2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया डेल्टा G3। डेल्टा G3 इज इक्वल टू कितना है, -1Fx। तो आप जानते हैं कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा G1 डैश प्लस डेल्टा G2 है। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों को जोड़ने के बाद ही आया। डेल्टा G3 क्या है, -1Fx इज इक्वल टू, ये कितना है, F माइनस ये 0.2F। ठीक है, अब F हर जगह से कैंसिल हो गया, ये आ गया -x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, -x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -0.8 वोल्ट, ये वैल्यू आएगी इसकी, -0.8 वोल्ट। ठीक है, अच्छा समझ पाए आप, ध्यान से समझिएगा इसको। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछता है, जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन को ऐड करना होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लेकर आप ऐड करेंगे उनको, बिना डेल्टा जी के आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, बिना डेल्टा जी के आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, अच्छा देखिए, वैल्यू मैं कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं लूँगा, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर ये वैल्यू तो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। मैं क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू जो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ, तो जो मेरे मन में आएगा वो मैं ले लूँगा। आपको Cu+1 से Cu बनाना है, और आपको ये दो वैल्यू दी हुई है। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया? नहीं कर सकते, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इसको। सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए तब आपके पास तीन रिएक्शन है, Cu2 प्लस Cu। Cu में चेंज हुआ। सेकंड रिएक्शन है आपका Cu2 प्लस से Cu प्लस, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन है आपका Cu प्लस से Cu, ठीक है। डेल्टा G1 इज इक्वल टू -2 कहाँ से आए? ये 2 इलेक्ट्रॉन से, F, और वैल्यू कितनी है 0.34 इंटू 0.34, ठीक है। .34, ठीक है।
डेल्टा G2 की वैल्यू है, Cu2 प्लस से Cu प्लस में जा रहा है, Cu2 प्लस से Cu प्लस में जा रहा है, माइनस, भाई देखिए डेल्टा G की वैल्यू होती है माइनस NFE सेल, तो माइनस हमेशा स्टार्टिंग में माइनस लगता है, ये नहीं कि मैं अपने मन से माइनस लगा रहा हूँ। जो रिएक्शन दिया है वही रिएक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, अगर पलट देंगे तो प्लस लगा देंगे, रिवर्स करेंगे तो आप जो भी आ रहा है उसका उल्टा कर देंगे। तो अभी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 1F इंटू कितना 0.18, ठीक है। अच्छा, डेल्टा G3 आपका क्या हो गया -1F x मान लिया, उसको हमने वैल्यू x मान लिया। हमको ये निकालना है डेल्टा G3। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों रिएक्शन से डेल्टा G3 आएगा कैसे, इन दोनों रिएक्शन से डेल्टा G3 आएगा कैसे। तो हमको Cu प्लस चाहिए क्या है रिएक्टेंट, और Cu चाहिए क्या प्रोडक्ट। तो देखिए पहले Cu प्लस का है, यहाँ है क्या है प्रोडक्ट है, हमको क्या चाहिए रिएक्टेंट, तो हमने इसको पलट दिया, हमने इसको पलट दिया। जब हमने इसको पलटा तो Cu2 प्लस से Cu2 प्लस, ये Cu2 प्लस इधर आएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये Cu प्लस इधर आएगा, और Cu प्लस और Cu ये हमको मिल जाएगा। इसका मतलब है सेकेंड रिएक्शन को हमको क्या करना है रिवर्स करना है। तो हमने पहला रिएक्शन दिया Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu डेल्टा G1 इज इक्वल टू क्या है -2F इंटू 0.34, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको हमने क्या करा रिवर्स किया, इसको हमने रिवर्स किया। ये ध्यान रख लेना है कि कौन क्या कब कैसे करना है, क्वेश्चन को लिख के और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिएक्शन को लिख के, और उसके बाद दिमाग में बिठा लेना है कि हमको क्या करने से तीसरा वाला मिलेगा। हमने इसको पलट दिया, पलट दिया तो हमको मिला ये Cu प्लस, इधर मिला Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब डेल्टा G2 तो रहने गया, अब डेल्टा G2 डैश बना दिया इसको हमने, ये माइनस की जगह प्लस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा किधर लेफ्ट साइड, तो Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। क्या यही रिएक्शन मिल गया हमको, मिल गया। इसका मतलब हमको डेल्टा G3 इज इक्वल टू क्या है डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 डैश, ये मिल गया। डेल्टा G3 कितना है -FX, अच्छा 1 भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, डेल्टा G1 कितना है -2F इंटू 0.34 प्लस कितना है F इंटू 0.18। अच्छा, F से F हर जगह से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया -X, ये कितना हो गया 68.68 प्लस 0.18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया 0.68 माइनस 0.18, ये आ गया 0.50 वोल्ट, मतलब उसकी वैल्यू आ गई 0.50 वोल्ट। समझ पाए, क्वेश्चन को समझ पाए। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 रिएक्शन को जोड़ना होगा किसी तीसरे रिएक्शन को लाने के लिए, तो आपको डेल्टा G की मदद लेनी होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं, चलिए। तब हेडिंग डालिएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या हेडिंग डालेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट की। देखिए ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन किताबों में मिलता है। तो अगर किताबों में मिलता है तो आप देख लीजिएगा, वरना बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैं पढ़ा दे रहा हूँ,
टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, अब इसको क्या बोलते हैं, d/dt होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, जो होता है d/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन चेंजिंग टेम्परेचर इज नोन एज, लिख लीजिएगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन चेंजिंग टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास E2 है एट T2 एंड E1 है एट T1 टेम्परेचर। ठीक है। E2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है T2 पे और E1 टेम्परेचर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है T1 पे। तो dE/dt एट कांस्टेंट प्रेशर P ये होगा E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। वैसे तो काम इतने से ही चल जाता है, अगर जी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया तो इतने पे ही क्वेश्चन रोक दिया गया था, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अगर इसके आगे आप बात करना चाहते हैं कि सर इसके आगे थोड़ा सा बात किया जाए, तो इसके आगे चलिए बता देते हैं आपको। देखिए ध्यान से समझिएगा कि डेल्टा जी, आप जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आप जानते हैं। थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया जाता है, तो ये दोनों जगह पढ़ाया जाता है। ये कॉमन चीज़ है, मतलब आराम से आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है। अब आप एक बात और जानिए कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी जी अपॉन डी टी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मैंने यहाँ से देख के लिखा है, क्योंकि ये हम लोगों को भी जो है ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता था। अच्छा, इसको हेल्मनटॉन कांस्टेंट बोला जाता है, हेल्मनटॉन इक्वेशन बोला जाता है, गिब्स हेल्मनटॉन इक्वेशन। ठीक है, गिब्स हेल्मनटॉन इक्वेशन बोला जाता है। अब डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी आप जानते हैं कि माइनस एन एफ ई होता है, माइनस एन एफ ई होता है, और डेल्टा एच तो डेल्टा एच है प्लस टी। ठीक है। अब ये डेल्टा जी तो माइनस एन एफ है, लेकिन ये डेल जो लग रहा है वो डी ई बना दे रहा है, अपॉन क्या कर दे रहे हैं। अब हम डेल को डी, पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएशन बना दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पी, आप लिखिए मत लिखिए, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर पी है। ठीक है। अब ले आते हैं डेल्टा एच को इधर, या थोड़ा सा और समझा देते हैं। एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एन एफ टी डी ई अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यही है टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये माइनस हम आगे ले आए, ये माइनस हम आगे ले आए। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा एच को, डेल्टा एच निकालना चाहते हैं, तो हमने डेल्टा एच रख दिया। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच, इसको उधर लेते चले गए तो होगा माइनस एन एफ ई प्लस टी, मतलब प्लस एन एफ टी डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है। अब हमने इसको एन एफ को कॉमन ले लिया, तो होगा एन एफ टी डी ई बाई डी टी
एट कांस्टेंट प्रेशर P माइनस ई, ये हो गया डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू। कभी मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दे तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू क्या लिखी है, माइनस डेल्टा एस की, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ये आया है, ये वैल्यू आई है, यहाँ पे प्लस लिख दिया गया है, मतलब माइनस डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी है, माइनस डेल्टा एस की वैल्यू दी है डेल्टा जी अपॉन डेल टी, ये लिखा है। माइनस डेल्टा एस की वैल्यू क्या दी है, डेल्टा जी और डेल टी, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब डेल्टा जी डेल टी क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन एफ डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा गया डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई अपॉन डी टी। कभी कभी ये इक्वेशन भी आपसे पूछता है, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या है। थोड़ा मैथ है, थोड़ा साइंस है, सब मिला हुआ है, और थोड़ा हायर स्टडी है। मैंने पहले ही बोला था कि पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। मुझे केवल टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना था। अब उस टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेट करके जो भी चीज़ें आ रही थी मैंने सब आपको बता दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि आप लोगों को मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स बनाया है वो बहुत बड़े लेवल पर बनाया है। आप लोग को क्या करना है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है, उतने का आपको नोट्स बनाना है। उतने में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आपको वहाँ से लिख लेना है। उसके बाद उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है आपको नहीं लिखना है। उसके बाद उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो नहीं लिखना है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि वो नोट्स मैंने अपने लिए बनाया था, आपको देने के लिए नहीं बनाया था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में आप लोग मेरे से नोट्स मेरी मांगेंगे और मुझे आपको नोट्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि नोट्स जो है वो बच्चा खुद बनाता है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की बात हो रही है। कोई बच्चा जो है किसी और मीडियम से पढ़ा हुआ होता है, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा होता, उसको स्पेलिंग मिस्टेक की दिक्कत होती है, तो वो हम इसलिए नोट्स दे देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा उसमें आपको ये नहीं करना है कि ये चीज़ कैसे आई, वो चीज़ कैसे आई। मेरी नोट्स हैं, मैं ही समझ पाऊँगा। तुम्हारी नोट्स जो तुम बना रहे हो वो तुम समझ पाओगे, मैं नहीं समझ पाऊँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आपको लिखना है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। अब ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड है भाई? अब ऐसा इलेक्ट्रोड ऐसे बनता है ना, Ag माइनस, इस तरह का कोई इलेक्ट्रोड बनता है तो वह मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बोल। एक्चुअल जो ये है क्या? ये यही, लेकिन ये ऐसा डरावना दे देते हैं आपको, ऐसा डरावना दे देते हैं कि आपको क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो जरा सा इसमें लिखिएगा, this type of half shell contain a metal rod coated with
this type of half shell contain a metal rod coated with insoluble salt of same metal. जैसे सिल्वर लिया तो AgCl का कोटिंग होगा उसमें, insoluble salt of same metal, and that coated rod dipped, DIPPED, dipped into, मतलब डुबोया जाता है, dipped into a solution containing anion of the insoluble salt. ठीक है, ये मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आपने सिल्वर की रॉड ली, AgCl की कोटिंग है, उसको डाल दिया आपने NaCl के सोल्यूशन में। सिल्वर की रॉड ली, AgCl का कोटेड है और डाल दिया उसको NaCl के सोल्यूशन में। तो NaCl के सोल्यूशन में लाया तो AgCl का एनायन कौन है? Cl माइनस वाला सोल्यूशन होना चाहिए, अब चाहे NaCl हो चाहे KCl हो। कोटिंग किसकी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड का जो मेटल है उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। जैसे Ag है तो AgCl, Cu है तो CuCl, समझ गए? तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपने लिया एक रॉड ले लिया, इस रॉड पर कोटिंग कर दिया आपने, ठीक है, इसमें आपने एक सॉल्यूशन भर दिया, ये Ag है, ये AgCl है, AgCl है काला वाला, इंसॉल्युबल सॉल्ट है। इसके अंदर कौन है? NaCl एक्वस है, मतलब क्या है? Cl माइनस है इसके अंदर, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रोड लिया, उसके ऊपर कोटिंग हुआ उसी मेटल के सॉल्ट का, और उस सॉल्यूशन इस सॉल्ट के एनायन का, भाई इस सॉल्ट के कैटायन का मेटल होगा और एनायन का सॉल्यूशन होगा, समझ गए? तो NaCl एक्वस, ठीक। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन आपको अगर एनोड या कैथोड, यहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो AgCl माइनस, भाई ये कोई एक इलेक्ट्रोड है, पूरा सेल नहीं है, ये कोई एक इलेक्ट्रोड है, पूरा सेल नहीं है। तो अब ये Ag प्लस हो गया, ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये क्या है? Ag प्लस है। तो इस केस में ये क्या है? ये एनोड है, ठीक है। अच्छा देखिए, Cl माइनस AgCl Ag, इस केस में देखा जाए तो ये Ag प्लस से Ag बना रहा है, तो यहां पर ये क्या है? कैथोड है। या भाई एक इलेक्ट्रोड है ना, दोनों इलेक्ट्रोड तो है नहीं, तो या तो अगर ऐसे दिखा है तो एनोड है, ऐसे दिखा तो क्या है? कैथोड है। तो इसको ध्यान रखना है कि क्या है ये? Ag प्लस, जैसे जिंक Zn2 प्लस था और कॉपर 2 प्लस कॉपर था, तो वो कैथोड था, ये एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ऐसा दिया होगा तो कैथोड होगा, ऐसा दिया होगा तो क्या होगा? एनोड होगा, ठीक है। नियम सब वैसा ही है, नियम क्या है? सब वैसा ही, समझ पा रहे?
ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का, तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने ऐसे ले लिया और आपके पास यहाँ पर ये Ag का इलेक्ट्रोड है। हेडिंग क्या डालेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल फ्रॉम मेटल आयन हाफ सेल, फ्रॉम मेटल आयन हाफ सेल। अब जैसे हमारे पास पहले मेटल आयन हाफ सेल था, ये था मेटल आयन हाफ सेल। अब ये मेटल आयन हाफ सेल कैसे था, इसमें था पहले Ag+, इसमें क्या था Ag+। जैसे Ag+ कहाँ से आया, इसमें AgNO3 एक्वस रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करा, एक्सेस में KCl डाल दिया। KCl डाला, जब आपने AgNO3 और KCl मिला आपस में, क्या बनाया, AgNO3 और KCl मिला आपस में, एक्सेस में KCl आपने डाला है। तो AgNO3 और KCl जब आपस में मिला तो क्या बनाया, AgCl। और ये जो AgCl है, ये जो AgCl है, ये इसके ऊपर चिपक गया। AgCl इसके ऊपर ऐसे चिपक गया। ये आ गया AgCl। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जब आपने एक्सेस में डाल दिया तो यहां पर आ गया Cl-। कैसे Cl- आया, जब आपने एक्सेस में डाल दिया तो इसके अंदर KCl आ गया। भाई KCl और AgNO3 रिएक्ट करे तो AgCl और KNO3 बनाए, लेकिन आप KCl उतना तो लिए नहीं जितना कि रिएक्ट कर रहा था, आपने ज़्यादा ले लिया। तो ज़्यादा ले लिया तो KCl ज़्यादा लेने की वजह से Cl- KCl से मिल गया उसको, तो वो KCl से Cl- मिल गया। ठीक है, तो ये है मेटल आयन हाफ सेल। फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं था। अब ये क्या है, ये है अब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। ये है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या था वो क्या है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि इसमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, तो ये क्या था, Ag+ से Ag था। Ag+ से Ag रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो Ag+ Ag इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड Ag+ Ag माइनस 0.059/1 log। Ag+ से Ag बन रहा है। भाई यहाँ पर अगर आप रिएक्शन देखें तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन है Ag+ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बना रहा है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सॉलिड है तो ये आ जाएगा क्या 1/Ag प्लस। ठीक है, ठीक है। अब इस पर आते हैं, ये क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन जो है, तो ये हो जाएगा AgCl Ag। ठीक है, अब ये कैसे बन रहा है, अगर देखा जाए कि ये कैसे बन रहा होगा, तो अब यहां पर जो ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, EgCl बन रहा होगा, मतलब AgCl ले रहा होगा और वो Ag में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर आप लिखेंगे अगर आप दोनों को पूरा इलेक्ट्रोड बना दे, जोड़ दे, नहीं सॉल्ट ब्रिज की जो जरूरत है, उल्टा क्यों लिखा जा रहा, Cl माइनस, इसे हमने लिखा इसको AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है, AgCl ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना दिया Ag, और ये क्या बन गया Cl माइनस। मतलब कुल मिला जुला कर Ag प्लस ने किससे लिया, Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन लिया, AgCl बनाया, मतलब Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन लिया, Ag बनाया, और कुछ Cl माइनस एक्स्ट्रा भी है तो वो Cl माइनस बचा रह गया। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ पर ये आया Cl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू E0 Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.059/1 log Cl माइनस, ऐसे कर सकते। अगर आप उल्टा लिखते हैं इसको ध्यान से रखिएगा, जैसे आप Cl माइनस को इधर लाते हैं, मिटा के दिखाएं आपको, इसको मिटा, जैसा कि हमने इसको लिखा है जिस तरीके से, उस तरीके से आप लिखना चाहें। Cl माइनस प्लस AgCl, ये क्या बन गया सॉलिड, लेकिन AgCl सॉलिड है, पर रिएक्शन बैलेंस भी तो होना चाहिए ना, पर रिएक्शन बैलेंस भी तो होना चाहिए कि ACl माइनस से Ag से रिएक्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059/1 लॉग। अब क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बचा केवल ये, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस Cl माइनस। ठीक है, तो अब इन दोनों केसों को एक बार आप स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद जैसे कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए, पहले लिखिएगा, एनी मेटल डैश मेटल आयन, any metal ion half cell, any metal ion half cell can be converted into, any metal ion half cell can be converted into metal insoluble salt anion, metal insoluble salt anion half cell,
metal insoluble salt anion half cell will stop. It is done by adding excess of solution of anion of insoluble salt in metal ion half cell. metal ion half cell. metal ion half cell. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कभी कभी AgCl की KSP पूछ देता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। या तो हम डायरेक्ट फार्मूला याद करें और या तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, या तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें और या तो हम फार्मूला याद करें। ठीक है, चलिए, हाफ सेल। सो बोथ आर इक्विवेलेंट, मतलब चाहे आप इसकी बात करिए चाहे इसकी बात करिए, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप KCl डाल के या NaCl डाल के ये मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो आप इससे क्वेश्चन मत करिए, आप सीधे इससे क्वेश्चन करिए, उससे क्वेश्चन मत करिए, आप सीधे क्या करिए, इससे क्वेश्चन करिए। और सीधे इससे क्वेश्चन करेंगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब इसको आप बना रहे होंगे तो आप खुद ही डर जा रहे होंगे कि सर ये क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड बाय डूइंग दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंज। तो कहने का मतलब है कि आपने ये जो काम किया है एक्सेस KCl डाल के, इससे कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज भी नहीं हो रहा है। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पे कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक हो सकता है कुछ समझ में आ गया हो आपको, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।